गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हैं आपके एपी सर। तो चलो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ाई जो अपना स्टार्ट किया था वो वेक्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की पढ़ाई आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और थोड़ा बच्चों की संख्या आज मैं फिर देख रहा हूँ कि कम हो गया है, तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो आप लोग बताएंगे हमें। तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, इन सारे के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था लास्ट टाइम में कि कैसे पोलर फॉर्म में रहेगा तो हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो पोलर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, और फिर उनका हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी प्यारे बच्चों रे दे दिया था। पोलर का भी मैंने अलग अलग मान लीजिए कि डाटा दे के आपको मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया था। फाइनली मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का भी इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम लोग मान लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर और स्केलर के रूप में मान लीजिए कि हम अलग अलग करते हैं, तो इनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया था। सीधा प्यारे बच्चों माइंड में एक ही बात रखना है, जब भी हम वेक्टर पढ़ते हैं ना तो दिमाग में एक ही बात रखना है। वो कौन सा बात? कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे तो सारे फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ही है, तो जिनको लिखने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे हम स्केलर कहेंगे। जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें डायरेक्शन की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे वेक्टर कहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं। अब मैंने आपको वेक्टर को मैंने दो पार्ट में मैंने आपको क्लासिफाइड किया था। एक पोलर वेक्टर जो कि हमारा पॉइंट एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट इनके पास होते हैं और फाइनल पॉइंट भी होते हैं, तो इसको हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट फोर्स है। फिर एक्सियल वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका वो वेक्टर्स हैं कि जो रोटेशनल इफेक्ट के कारण या एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण इसको हम स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से बताया था कि कैसे मान लीजिए इसमें आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन में जब ये आपका जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इनका जो मूवमेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया। सिमिलरली प्यारे बच्चों रे, यहाँ पे आपका एक्सियल वेक्टर के जो एग्जांपल्स आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, इसके बाद टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे जो एक्सप्लेनेशन आपके एक्सियल वेक्टर के हैं। अब आपका इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर। अब भैया वेक्टर हम पढ़ते क्यों हैं? इतने सारी चीज़ों को तो हमने स्टडी करना शुरू कर दिया, वेक्टर का मैंने डिफिनीशन पढ़ लिया, सब कुछ का मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब बात आ रही है यहाँ पे कि हम वेक्टर पढ़ते क्यों हैं, वेक्टर पढ़ने से हमको बेनिफिट क्या है, क्यों मतलब वेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस है कि इसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो हमारा मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं कि जिसको डिराइव करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। जहाँ पे डायरेक्शन की बात आएगी तो हम लोग वेक्टर का ही यूज़ करेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि मेनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स के ही मान लीजिए कि यूज़ करके हम बहुत सारे जो फिजिक्स का हमारा लॉ है हम उसको डिराइव करते हैं। द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मेनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के यूज करके बहुत सारे मान लीजिए कि लॉ का जो आपका डेरिवेशन है, अब जैसे भी आगे हम लोग चल के बहुत सारे डेरिवेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि जहाँ पे हम लोगों को वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वेक्टर का एडिशन का, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे यूज़ आता है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कह रहा है कि आपका ये इनवेरिएंट, यानी जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये इनवेरिएंट मतलब कि आपका ऐसा नहीं कि मतलब एक बार जो मैंने उसका डायरेक्शन या जो भी मैग्नीट्यूड को हमने सेट किया है और जब उसका हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का जो एरर हम कह सकते हैं या कोई चेंजिंग कह सकते हैं वो आपका नहीं हो सकता है या नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपका व्हाट कैन आई से कि एरर लेस होता है, एक्सप्लेनेशन हमारा बहुत क्लियर होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। अब चलो प्यारे बच्चों, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इन द वेक्टर अलजेब्रा, यानी बहुत सारे मान लीजिए कि जो वेक्टर अलजेब्रा में कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके जो फॉर्मूलेज हैं, इसके बारे में हम लोगों को आज स्टडी करना है।
तो चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर आपको पढ़ना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। यानी किसी भी मान लीजिए कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे आपको कि जब मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका दोनों होता है, तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो हम उसका मॉडुलस निकालते हैं। सर कैसे? तो आपको देखो, जब मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट जब मैंने आपको पढ़ाया, तो आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉइंट आपका P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या लोकेशन अगर आपको x, y अगर आपको मिल गया है, तो x, y अगर आपको लोकेशन मिल गया तो OP वेक्टर इक्वल टू हम लोग इसको लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप। और इसका देखो, ये जो मैं निकाला हूं ना, इसका ये मैंने बेटा मॉडुलस निकाला है, ठीक है। इसका जो मैं ना एक मिनट इसका ना यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, ये इसके मैंने मॉडुलस निकाले हैं। तो मॉडुलस निकाले हैं तो क्या होता है, i के साथ जो आपका x है इसका स्क्वायर प्लस y के मतलब j के साथ जो आपका y है इसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, और फाइनली जो हमारा वैल्यू OP वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका आता है। तो यही टर्म्स को आज यहाँ पे कि कोई भी अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है तो इसका अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ध्यान से सुनना है कि यदि अगर आपको कोई भी अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको दिया हुआ है या कोई भी मान लीजिए वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है, तो उसका अगर मान लीजिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड अगर निकालने की बात आएगी, मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, उसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो कोई बात नहीं बच्चा। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट अगर मान लीजिए एक वेक्टर हम लोग ए वेक्टर इक्वल टू ले लेते हैं। ध्यान देना है सब लोगों को अच्छे से कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, आपका 3D में ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट ए का लोकेशन आपको x1, y1, z1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। x1, y1 और z1 आपको दिया हुआ है। तो बच्चा रे अब देख, तो यहाँ पे ए वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालना है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि मॉडुलस ऑफ, एकदम सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार एकदम टॉपिक है, अच्छे से इसको अगर समझ लीजिएगा तो फिजिक्स आपका 70% बोले ना आपके लिए इजी हो जाएगा। जितने फिजिक्स के डेरिवेशंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ डेरिवेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही एस्टेब्लिश करते हैं, वेक्टर के द्वारा ही हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो बच्चा इसको बहुत बढ़िया से समझना है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन, कहीं पे कोई डाउट हो तो आपको बताना है। तो चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है प्यारे बच्चों, रे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो देखो तो यहाँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो चल ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो ये मैंने पहले भी बताया और आपको फिर से मैं बता देता हूँ। आप लेंगे स्क्वायर रूट और यहाँ i के साथ क्या है बेटा, x1 का स्क्वायर, y1 के j के साथ क्या है आपका y1 का स्क्वायर, और k के साथ क्या है आपका z1 का स्क्वायर। ये आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर आ गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं दे देता हूँ कि क्वेश्चंस आपका 1 नंबर में कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ए वेक्टर इक्वल टू ले लूँ 2i माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो देखो तो बच्चा इसका अगर हम लोग a का अगर मान लीजिए मॉडुलस हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा आपका रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस k के जगह पे आपका 1। अब देखना है यहाँ पे ध्यान देना है कि i के साथ तो आपका 2 का स्क्वायर, ये प्लस सिंबल लगेगा, j के साथ आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, और k के यहाँ पे क्या है आपका 1 है बेटा, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर, तो 4 3 3 यार 9, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा और प्लस 1, तो बोले तो रूट अंडर आपका 14 यूनिट। बताओ बाबू रे समझ में सब लोगों को आ रहा है? समझ में सब, हाँ वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आ रहा है। यहीं पे प्यारे बचवा यहाँ ध्यान देना है कि अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लेता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल टू बाबू रे -i प्लस k आपको दे दिया। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आपको j नहीं दिया, अगर बाबू j नहीं दिया तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि -i कैप प्लस 0j कैप, यानी j का जो लोकेशन है वो ओरिजिन ही, यानी आपका 2D में आपको 2D में अगर कोई पॉइंट आप x, y रिप्रेजेंट करते हैं तो z उसमें 0 है। अगर मान लीजिए 2 डायमेंशनली x और y में अगर आप किसी पॉइंट का लोकेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें z को 0 लेते हो, तो ठीक है आपका यहाँ पे x और z
एक्स के लिए आई कैप और जेड के लिए के कैप, तो वाई आपका यहाँ पे 0 है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है, इसका एकदम सिंपल, जब हम लोग बी का अगर मान लीजिए हम लोग मॉडलस अगर लेंगे तो बी का प्यारे बच्चा रे मॉडलस जब मैं निकालूंगा तो कुछ नहीं होगा, आपका आई के साथ क्या है -1 का स्क्वायर। और जे के बारे में आप एक बार अभी लिख लिए हो ना तो लिख लो, आगे अनिवार्य नहीं है लिखना, ये मैं आपको सिखाने के लिए बताया हूँ। 1 + 0 + 1 तो √2 यूनिट आपका हो गया। समझ रहे हो सब लोग? इसमें किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं। आपको देखिए -i कैप + k कैप दिया ना, बस इसी से आप डिराइव कर देंगे, इतना लिखने की आवश्यकता बाबूरे नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ जानकारी देने हेतु यानी बताने के लिए मैंने आपको बताया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि अगर आपका सी वेक्टर इक्वल टू, आपको ध्यान से सुनना है, सी वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया √3 i कैप -2 j कैप + √2 k कैप, ये आपको मिल गया। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे c का अगर मान लीजिए मॉडलस निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए सब लोग, कि √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो तो बाबू रे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, -2 का स्क्वायर तो आपको 4 और √2 का आपका 2, तो कितना हो जाएगा 9। आंसर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत? अब फिर से प्यारे बच्चों रे यहीं पे मैं बता दूं आपको ना, यहीं पे आप देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे डी वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया 1/√2 i कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे के कैप नहीं दिया हुआ है, तो के कैप नहीं दिया हुआ है बाबू, तो इसका मतलब के का वैल्यू जेड का वैल्यू आपका 0 है। तो जब आप इसका मॉडलस निकालेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ √2 और 1/√2 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये 1 का स्क्वायर तो 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 यानी √3/2 यूनिट आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों रे मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत बाबू रे? जल्दी से रिप्लाई करोगे। और कौन कौन बच्चे हमारे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं एक बार वो सारे बच्चे हमारे नाम मेंशन कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ बच्चे क्लास अभी, देखो तुम लोगों के लिए कितना सारा मैं क्लास लेके आया हूँ। आप सुबह में 7 बजे से आपका लाइव क्लास चलता है और सबसे लास्ट क्लास मेरा चल रहा है। तो आपको इससे पहले 3 घंटे की क्लास जहाँ पे बायो, केमिस्ट्री और मैथ्स दे दिया गया है। तो बच्चों इसका अपना पूरा बेनिफिट उठाओ, ऐसा मौका आपको फिर ना नहीं मिलेगा। और इतने आपके लिए जब काम किया जा रहा है, जब आपके लिए हम लोग जब इतने बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी खूब मन से पढ़ाई करो। कहीं पे भी अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप बताओ, उस दिक्कत को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखेंगे कि अगर पढ़ाई कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे। और भी कोई बातें हैं तो बताइए आप, लेकिन बेटा पढ़ाई एकदम मेहनत से कीजिए और इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि 2026 का जब रिजल्ट हमारा आए तो बेटा आप सब लोगों का उसमें सिलेक्शन हो, आइदर वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो या और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो क्लास 12th लेवल पे हैं, जो आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके पास हो। तो वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके पास हो, इसके लिए बेटा आज से आपको मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसका 1 नाइट स्टडी करके या 1 सप्ताह या 1 महीना में पढ़ाई करके रिजल्ट लिया जा सकता है। बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ, यानी एक आपके पास प्लान होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर में समर्पण होना चाहिए। और जब हम दिन रात मेहनत करते हैं तब हमें सफलता मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए बेटा सब लोग एकदम मेहनत करेंगे अच्छे से, है ना, और सब लोग अच्छे से क्लास कीजिए। कहाँ हैं बाकी लोग और कहाँ हैं प्यारे बच्चों रे? चलो ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से आ गया, यानी किसी भी मान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड बोले निकालने के लिए तो आप निकालेंगे इसका मॉडुलस। अब चलिए प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं? तो देखो, अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वह यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है कि जो कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन डायरेक्शन उस वेक्टर वाला ही होगा।
समझ गए। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें, ए वेक्टर का प्यारे बच्चों रे अगर हम लोग यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहें तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उस वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड जो है ना 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन ए वेक्टर वाला ही होगा। तो चलो जरा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले एक बात ध्यान दो कि आपको यहाँ पे कि अगर वेक्टर आपका ए है, यहाँ पे कि एक वेक्टर आपको ए वेक्टर इक्वल टू अगर आपको मिला हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ए वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो जब ही यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे ना तो आपका ये हो जाएगा ए कैप। हम इसको यूनिट वेक्टर जो है यानी इसके पास मैग्नीट्यूड इसका 1 है, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, इसीलिए उसके ऊपर में हम लोग कैप लगाते हैं। प्यारे बच्चों अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि फिर आई के ऊपर में कैप क्यों लगाते हैं, जे के ऊपर में कैप क्यों लगाते हैं और के ऊपर में कैप क्यों लगाते हैं, ये भी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ए कैप इक्वल टू ना बाबू ध्यान दो, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस जब हम लोग निकाले हैं तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस 1 मिनट प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ गए, ये तो आप निकाले हो। इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो x बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आई कैप, फिर y बट्टा रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका x1 y1 और ये आपका जे कैप। फिर प्यारे बच्चों रे z1 बट्टा रूट अंडर आपका यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा ए कैप। क्या आ जाएगा आपका ये ए कैप वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए कैप इक्वल टू x1 बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर आई कैप। ये आपका ए वेक्टर का पूरा आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब चलिए तो इसी पे हम लोग एक कैलकुलेशन आपको कर दें और फिर बाकी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर यहीं पे बात करते, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का अगर मान लो किसी ए वेक्टर का अगर आप निकालना चाहेंगे तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। क्वेश्चंस प्यारे बेटा आते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि पहला मान लो कि ए वेक्टर इक्वल टू पहले ही दे दिया क्या, आई प्लस जे और प्लस के। मैं तीनों का बात करता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो प्यारे बचवा यहाँ ध्यान दे कि ए कैप जब ही तुम निकालोगे तो वेक्टर ए बट्टा वेक्टर ए का मॉडुलस, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना। अभी देखो यहाँ पे कि अभी आपका इस ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और अभी मैग्नीट्यूड कितना है ये तो हम लोगों को पता नहीं है। इसके मैग्नीट्यूड को 1 करने के लिए क्या करना होगा कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को 1 करने के लिए हमने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया मॉडुलस ऑफ वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर आपका 1 बचा, बाकी सिर्फ आपका डायरेक्शन बचा जो कि ए वेक्टर वाला ही डायरेक्शन है। तो देखो तो यहाँ पे प्यारी बबू अरे तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बट्टा, ध्यान देना है। अब ए वेक्टर का मॉडुलस तो क्या हो जाएगा बाबू, ए वेक्टर का मॉडुलस तो आई के साथ कितना है 1 का स्क्वायर, जे के साथ भी 1 का स्क्वायर और के साथ भी 1 का स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं आपका कि ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब बट्टा, अब ध्यान दीजिए रूट अंडर 1 + 1 + 1 तो रूट अंडर आपका 3। अब देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर का फाइनल वैल्यू लिखूं तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 आपका के कैप होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका रिजल्ट आएंगे, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने अभी यूनिट वेक्टर निकाला है इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 है या नहीं। इस यूनिट वेक्टर का
मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं, तो मैं कर लूँ चेक। तो अब मैं इस यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकालूंगा। देखो तो यूनिट वेक्टर का बेटा मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर, फिर +1/√3 का स्क्वायर, फिर +1/√3 का स्क्वायर। तो आपका देखो तो बाबू रे क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हम लोग ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 तो 3/3, तो √1, तो आपका 1। देखिए तो ये आपका यूनिट वेक्टर है ना। देखिए तो आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया ना। तो आपका यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका बेटा वही है जो डायरेक्शन आपका इस ए वेक्टर का है। यूनिट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये जो यूनिट वेक्टर आप निकाले हो ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है, बाकी इसका जो डायरेक्शन है ना प्यारे बेटा, वही डायरेक्शन आपका ए वेक्टर का है। तो डायरेक्शन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1 कर देते हैं। इफ अ वेक्टर, ध्यान से सुनना, इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 दैट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर किसी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो 1 होते हैं, लेकिन उस वेक्टर वाला डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट। अब चलो तो आगे एक क्वेश्चंस मैं और कर देता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चंस और कर देता हूं, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चा। देखिए एक क्वेश्चन और कि मैं मान लेता हूं कि बी वेक्टर इक्वल टू आपको यहाँ पे मिला हुआ है i-j। मैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस पे अभी मैं सिखा देता हूं, फिर बड़े क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब बी वेक्टर इक्वल टू आपको आ गया i-j। अब बी वेक्टर का बेटा रे आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी वेक्टर में हम मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे i कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर का जब मॉडुलस लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो बच्चा ध्यान देना है, i माइनस जे कैप अब बट्टा रूट अंडर क्या रे बाबू 1 + 1, तो क्या हो जाएगा i माइनस जे कैप बट्टा √2, तो 1/√2 i कैप माइनस 1/√2 जे कैप। आपका ये बाबू आंसर आ गया आपका, ध्यान से सुनना है, बी कैप का। ये जो वैल्यू आपका आया है, बी जो आपका यूनिट वेक्टर है उसका रिजल्ट आया है। अभी आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, तो इसका यूनिट वेक्टर आपका ये आया। तो इसमें और इसमें से डिफरेंस क्या है, तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका √2 है, ये यहाँ निकाले हो ना, इसी का ना मैग्नीट्यूड यहाँ निकाले हैं, तो इसका √2 है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका जो है वही डायरेक्शन इसका है। तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग बी कैप का चेक कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 है या नहीं। तो मैं यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकाल रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर के जब भी आप मॉडुलस निकालेंगे ना प्यारे बच्चा, तो उसका 1 ही आएगा, यूनिट वेक्टर का 1 आएगा मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर अब -1/√2 का स्क्वायर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 + 1/2 होगा ना, 1/√2, तो ये 1/2 प्लस आपका माइनस प्लस और 1/√2 का 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका 2 और 1 + 1, तो क्या √2/2, तो यहाँ आपका 1 आ गया। देखो तो √1 यानी इक्वल टू 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 आ गया। आया समझ में सब लोगों को प्यारे बचवारे, आया समझ में आप सब लोगों को, आया समझ में आप लोगों को, सब लोगों को किसी तरह का दिक्कत? कृष्णा, नितेश, दिव्यांशु, बता बेटा समझ में आया अच्छे से आप लोगों को? किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन तो जल्दी से हमें कमेंट करोगे। किन्हीं लोगों को अगर कोई बातें समझ में अगर नहीं आई तो आप हमें बताएंगे। कुणाल आया समझ में ना? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि देखो अपने पास ना, अपने पास ना मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं टर्म्स यूज करता हूं, क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। देखो एक्स एक्सिस के लिए आपने डायरेक्शन क्या यूज किया, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए क्या डायरेक्शन यूज किया, जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए क्या यूज किया, के कैप। अब मान लेते हैं बेटा ना यहाँ पे
कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू आपको ना ध्यान से सुनना आई कैप हम सिर्फ लिख दिए, तो ए वेक्टर मतलब आई कैप का मतलब क्या कि ए वेक्टर में एक्स के साथ एक्स का वैल्यू तो 1 है, आई कैप मान लीजिए आई कैप के साथ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जे कैप नहीं है, तो हम इसको 0 जे कैप प्लस 0 के कैप हम लोग लिख सकते हैं। अब कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा तो वहाँ पे तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो वैल्यू 0 ही होगा। तो देखो तो अभी हम इसका ए वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालेंगे, ध्यान देना, ए वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो आई कैप के साथ तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, लेकिन इन दोनों के साथ तो आपका 0, तो प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 और रूट अंडर आपका 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट। क्या आ जाएगा 1 यूनिट। तो यानी आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन आपका आई कैप जो कि एक्स एक्सिस के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली प्यारे बच्चों अगर बी वेक्टर इक्वल टू मैं आपको दे दूं जे कैप, तो यहाँ पे आई के भी वैल्यू 0 है और के के भी वैल्यू 0 है। लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पहली बार सर पढ़ रहे हैं तो इसको लिखेंगे सीखेंगे। चलिए अब बी वेक्टर का सबसे पहले मॉडुलस निकाल लेंगे। तब बी वेक्टर का बेटा मॉडुलस निकालोगे तो सिर्फ जे, काहे कि यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो जे के साथ क्या है 1, तो मैं डायरेक्ट 1 का स्क्वायर यानी आपका रूट अंडर 1, इसका भी आपका 1 यूनिट, यानी आपका जे कैप भी यूनिट वेक्टर है और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली बेटा अगर मान लो आपको के कैप दे दिया तो इसका मतलब क्या, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। अगर आप सी वेक्टर का अगर यहाँ पे आप मॉडुलस निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, तो आपका के के साथ तो 1 है, तो रूट अंडर 1 इक्वल टू 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आया। तो हम एक्स वाई जेड जो हमारा है ना, एक्स वाई जेड जो हमारा एक्सिस है उसमें हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को देते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को देते हैं जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को देते हैं के कैप। बताओ समझ में आया सब लोगों को। चलो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे और अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जल्दी बताओ तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ रहा है ना समझ में। चलो अब देखो तो प्यारे बच्चों, हाँ वेरी गुड। अब देख तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। अब यहाँ पे है ना क्वेश्चंस हमारा है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स या ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको अब चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर इक्वल टू आपको मिला आई प्लस जे। पीछे आपने आई प्लस जे प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्लस जे प्लस के कैप का आपने निकाला है यूनिट वेक्टर, फिर आपने यहाँ पे आई माइनस जे का निकाला है। तो अब हम आई प्लस जे का एक आपको निकाल के बताते चलते हैं और फटाफट हम लोग करते चलेंगे। तो देखिए तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो आई कैप लिखेंगे, आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कैप यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर और बटा मॉडुलस ऑफ आपका ए वेक्टर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप और बट्टा, देखिए तो यहाँ मॉडुलस जब हम लोग लिए तो क्या हो जाएगा आपका आई के साथ 1 का स्क्वायर और जे का भी आपका 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अब बट्टा, देखिए तो यहाँ रूट अंडर 1 प्लस 1 तो रूट अंडर 2। तो देखो तो प्यारे बच्चों इसको जब मैं सेपरेट करके लिखूंगा तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 आपका जे कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है। इसको अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड आपको बच्चा रे 1 है या नहीं, ध्यान से सुनना है। इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है या नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे मॉडुलस। अब इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर और फिर प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ना,
तो देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, फिर 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 2 एलसीएम ले लोगे तो 1 + 1 यानी 2/2, तो √1, तो आपका ये 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका देखिए तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो देखो अब क्या है कि अब हर किसी में ना ये टर्म्स को कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, ये हम लोग तभी तक कैलकुलेट करते हैं जब तक हम ये कंफर्म ना हो जाए कि हमारे द्वारा निकाला गया रिजल्ट यूनिट वेक्टर है। अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं तो उसका पहला शर्त है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब चलिए फिर लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन सब, क्वेश्चन एक हो। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग पे बातें हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, स्टार्ट कीजिए। अब बी वेक्टर इक्वल टू प्यारे बच्चों आपको मिल गया √3i माइनस 1/√3j। ये मान लीजिए आपको मिल गया एक वेक्टर है, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकाल के देना है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स। जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो देखो तो कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिस बस करा दे रहा हूँ। आप लोग भी एकदम घर पे जो पेन पेपर लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या पढ़ाए हैं कि पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बी अब बट्टा मॉडुलस ऑफ बी करते हैं। तो चलो तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का वैल्यू √3i माइनस 1/√3j और बट्टा रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, √3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे √3i माइनस 1/√3j और बट्टा रूट अंडर 3 + 1/3 हो जाएगा ना। तो देखो तो बाबू रे यहाँ पे आंसर आपका अब ये √3i माइनस √3j अब बट्टा रूट अंडर, देखिए तो कितना 3 × 9 1 10, तो क्या हो जाएगा 10/√3। अब इसको जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो √3/√10, ये आपका 1 मिनट हाँ, √3/√10 इसको तुम ऐसे सेपरेट लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे √3i 1/√3j। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3/√10i अब माइनस, देखो तो बाबू रे ये होगा ना √3 × √3, तो √3 × √3 3 हो जाएगा बट्टा √10i और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और √3 से √3 कैंसिल, तो माइनस 1/√10 आपका j हो जाएगा ये वैल्यू। अब प्यारे बचवा अब बी का जब हम लोग, ध्यान से सुनना है, बी का जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे कि 3/√10 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/√10 का स्क्वायर आपका होता है। तो चलो तो प्यारे बच्चों इसका अगर हम तुम चेक करते हो तो क्या हो जाएगा 3 3 और 9 बट्टा √10 और यहाँ पे भी 1/√10, तो फाइनली आपका क्या 9 + 1/√10, तो यानी √10/√10 तो कैंसिल होके 1, तो √1 = 1 यूनिट। यानी आपका जो ये जो वैल्यू है ना, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 1 होना, यानी ये वो इस बात का कंफर्म करता है कि ऑब्टेन्ड वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर जो आपने निकाले हो। बताओ तो आया समझ में प्यारे बच्चों, आया समझ में? रिप्लाई करो। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करंट व्यूअर्स में कुछ बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं। बेटा बहुत बुरी बात, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो पढ़ाई का आपको कोई भी चीज़ें सीखने में बहुत दिक्कत होगी। और एक मैं आपको सूचना दे दूं कि जो बातें अभी मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, इससे आगे ही पढ़ाई आपके ऑफलाइन में जारी होगी। यानी इससे आगे ही हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाएंगे जब सेंटर खुलेगा तब 10 तारीख से। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आप जो अगर क्लास को नहीं कर रहे हो, प्रॉपर सीरियसली नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे आपका लॉस होगा। आपको मैं एक एक चीज़ इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको कोई चीज़ में समझने में दिक्कत ना हो। चलो तो इसी तरह से प्यारे बच्चों रे ध्यान दो। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं कि अगर मान लो सी वेक्टर अपने पास मिल गया, ध्यान से सुनना है कि सी वेक्टर इक्वल टू मिल गया -i माइनस j प्लस k। अगर आपको ये वैल्यू है, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो इसका हम लोग अगर मॉडुलस निकालते हैं बचवा,
तो आई के साथ कितना है 1 का स्क्वायर, जे का वैल्यू क्या -1, के साथ 1, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये √3 यूनिट। तो ये 1 नहीं ना है, तो पहली बात कि ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अब तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जे कंपोनेंट, आई कंपोनेंट और के कंपोनेंट के जो वैल्यू होंगे वो तो आपको पुट करना होगा ना। तो चलिए तब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि ये आपका यूनिट वेक्टर जब नहीं है तो हम सी कैप निकालते हैं। तो सी कैप इक्वल टू बचा रहे सी वेक्टर, ध्यान देना सी वेक्टर बट्टा मॉडुलस ऑफ आपका सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस आपका के कैप और बट्टा, ध्यान दीजिएगा ये क्या आपका √3, तो ये आपका √3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग सी कैप इक्वल टू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप और प्लस आपका 1/, प्लस आपका 1/√3 के कैप, आपका आंसर ये आ जाएगा। ये आपका सी कैप का वैल्यू है। अब आपका इसको आप मॉडुलस में निकाल के आप चेक भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क में होगा, आप इसको निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ये वैल्यू नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, इसका भी आपका मॉडुलस जब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए तो ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चंस और हम लोग लास्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, और ये क्वेश्चंस हमारा क्या कि डी वेक्टर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों रे, ध्यान देना, डी वेक्टर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये मान लीजिए एक आपका वेक्टर दिया, कोई भी वेक्टर का हम लोग निकाल सकते हैं। इसका अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, डी वेक्टर और बटा मॉडुलस ऑफ आपका डी वेक्टर ले लेंगे। तो डी वेक्टर का वैल्यू कितना है बच्चा, √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बट्टा आपका, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा √अंडर आई के साथ तो √2 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना है, आई के साथ आपका √2 का स्क्वायर, जे का वैल्यू आपका 1 और के तो यानी जेड का वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बट्टा वैल्यू रे बेटा ध्यान दो, √2 का आपका 2 हो जाएगा, 1 का 1 फिर -1 का 1 यानी 4, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 4 का। देखो तो यहाँ पे √2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप बट्टा √अंडर आपका 4 हो गया। 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो तो इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो यहाँ से जब तुम डी कैप का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, √2 बट्टा 2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप और -1/2 के कैप। उम्मीद करते हैं कि यही वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ। देखिए √2 बट्टा 2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप -1/2 के कैप। तो देख तो बच्चा यहाँ ध्यान देना, इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा। तो और इसको हम लोग अरेंज करके डी कैप इक्वल टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप -1/2 के कैप। बताओ तो बच्चा सब लोगों को ये बातें आया समझ में? सब लोग कमेंट करें, एक बार कंफर्म करें कि ये आपका यूनिट वेक्टर क्या आया है, और इसका जब आपने यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपने निकाला तो क्या इसका वैल्यू 1 आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। जल्दी बताओ बचवा, जल्दी, बिना डिले किए हुए। चलो वेरी गुड। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे आगे की जो हमारी पढ़ाई है वो ध्यान दीजिएगा। अब यूनिट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ वेक्टर आप लोग निकालना सीख गए। अब चलिए, अब हमारा यहाँ पे है, देखिए यही बात हम आपको बताएं कि इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट। तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कार्टिजन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड पुट करके पॉइंट का लोकेशन देते हैं। समझ रहे हो? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो क्या है कि आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी आप कार्टिजन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप आई कैप, जे कैप और के कैप जो यूज करते हो, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्योंकि आपका देखो यहाँ
आई का भी अगर मॉडुलस आप निकालोगे तो क्या आएगा, √1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। फिर आप जे का मॉडुलस निकालोगे तो ये भी आपका क्या, इसके साथ भी 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही आएगा। और के का भी मॉडुलस निकालोगे तो क्या, 1 का स्क्वायर, आपको यहाँ पे 1 ही आएगा। तो जानकारी मैंने क्या दिया है बच्चा, ध्यान दीजिएगा कि जानकारी मैंने क्या दिया है कि दैट वेक्टर या दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो आपका इसका भी तो मैग्नीट्यूड आई कैप, जे कैप और के कैप का भी तो मैग्नीट्यूड 1 है। तो यानी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस और जेड कैप के कैप जो आपका अलोंग जेड एक्सिस है, तो इसका ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। चलो तो आते हैं हम लोग आगे। आंसर क्या, जीरो कैसे आ गया, किस चीज़ का आंसर जीरो आएगा बेटा, किसका आंसर जीरो निकाला, कहाँ पे जीरो आंसर आ गया, किसका जीरो आंसर निकाले हो बताओ, किसका आंसर जीरो निकाल लिया, किसका आंसर जीरो निकाल लिया। ऐसा तो अभी कोई डाटा नहीं आया कि जिसका आंसर जीरो होगा। हाँ बताओ, गेमर लिखो, क्या नाम है, नाम अपना लिखो ना तुम, क्या ये गेमर प्लेयर, हाँ ये बताओ, नाम लिखा हुआ रहेगा तब ना पता चलेगा। क्या यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 आएगा, आपका जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आ सकता है ना। मैग्नीट्यूड जब तक 1 नहीं आएगा तो उसको यूनिट वेक्टर हम बोलेंगे ही नहीं, इसका चेक कर लेना तुम। चलो पीछे का, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है इक्वल वेक्टर्स, ध्यान से सुनना है कि इक्वल वेक्टर हम लोग कहते हैं किसको है, तो ये बेटा कंपैरिजन के आधार पे आपका हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। तो पहला आपका ध्यान देना है कि इक्वल वेक्टर्स हम लोग बोलेंगे किसको, कि द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ए वेक्टर है और आपका बी वेक्टर, दो वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तभी बोलेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपका सेम होना चाहिए, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपका सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी आपका सेम होना चाहिए, तब इन दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब इसके लिए आपको प्यारे बच्चों क्या, आपको तो कंडीशंस आपके क्या आ जाएंगे, तो कंडीशंस आएंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस है आपका कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस है मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए, तो ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा कह रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आपको यूनिट वेक्टर से ही पता चलेगा ना, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन फिर बी वेक्टर के डायरेक्शन से, यानी ए कैप आपका बी कैप के इक्वल होना चाहिए, तो आपका ए और बी जो वेक्टर्स है ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेट टू बी, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेट टू बी, अगर मान लीजिए ये दोनों आपका इसमें अगर मान लीजिए प्रॉपर्टीज पाए गए तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकली मीनिंग, अब इसको ज्योमेट्रिकली हम आपको बताते हैं। तो क्या बताए कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान से सुनना है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि लेंथ ऑफ एरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है और सिंबल ऑफ एरो जो है आपका वो डायरेक्शन को बताता है। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को बताएगा और सिंबल ऑफ एरो जो आपका है ये डायरेक्शन को बताएगा। तो मान लो कि तुम्हारा ये ए वेक्टर है, अब मैं यहीं पे एक दूसरा बी वेक्टर लेता हूँ और इसका भी देखो कि जो लेंथ ऑफ एरो ए वाले के एरो के इक्वल है और सिंबल ऑफ एरो दोनों के साइड अगर आपका है, तो यहाँ से आपका ए वेक्टर जो है ये आपका बी वेक्टर यानी इसके इक्वल होंगे और ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन यहीं पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यदि अगर आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे मैं सी वेक्टर ले लूँ, ठीक है, ये मैं इस डायरेक्शन से इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर है ना वो आपका सी के इक्वल नहीं है, यानी ए और सी आपका इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात, इक्वल वेक्टर्स होने के लिए सबसे पहले जो दो वेक्टर या जो तीन वेक्टर या जो चार वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स कह रहे हो, इफ ए बी सी डी आर, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं कि इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स
आर इक्वल वेक्टर देन अब क्या, तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस है वो वेक्टर बी के मॉडुलस, वेक्टर सी के मॉडुलस और वेक्टर डी के मॉडुलस के इक्वल होना चाहिए। पहला केस आपका, और दूसरा केस प्यारे बच्चों कि ए कैप यानी जो ए का डायरेक्शन वही आपका बी का डायरेक्शन और वही आपका सी का डायरेक्शन और वही आपका डी का डायरेक्शन। देन द वेक्टर्स ए बी सी एंड डी वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। आया समझ में? आया समझ में प्यारे बचवा? जल्दी बताओ सब लोग, कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं देखता हूँ कि तुम लोग में अभी मैं कॉल कराता हूँ। आज अब प्रेजेंट और अब्सेंट का मुझे पता चलता है, मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस लगाओ, तो कौन कौन बच्चे आए हो नाम अपना मेंशन करो, तो अभी तुरंत अटेंडेंस। विशाल जी अटेंडेंस लीजिए 3 बच्चों का, जल्दी से नाम अपना कमेंट करो तो कौन कौन बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन किए हुए हो। बाकी मैं घर पे अभी कॉल करवाता हूँ, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रहा है? जब इतने मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? विशाल जी लीजिए ये अटेंडेंस। आकाश आया है क्लास में, आकाश है, ज्योति है, क्षितिज है, कुणाल है, सोनी है, और कुणाल तो 2 बार हो गया ना, कृष्णा है, विवेक है, मुस्कान है, हाँ सोनी है। देखिए तो इन सारे लोगों का अटेंडेंस लीजिए। अनुष्का है, इन लोगों का अटेंडेंस लीजिए। और बाकी जो बच्चे अब्सेंट हैं उनको थोड़ा बात कीजिए। तो दिव्यांशु कुमार चौधरी है, और कौन से हो बच्चे और क्लास में? तो देखिए तो बात कीजिए। तो इन लोगों के पेरेंट्स से जो मिनल भी है। चलो बेटा समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना मिनल? अच्छे से समझ रहे हो ना वेक्टर्स को? तो देखिए विशाल जी, जो लोग अब्सेंट हैं उनके पेरेंट्स को बोलिए तो बात करने के लिए, क्यों नहीं क्लास वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका पढ़ाई छूट रहा है ना। चलिए तो अब आगे देखो बेटा, यही छोटी छोटी गलतियां ना बाद में बड़ी महंगा पड़ता है। हम शुरुआती के क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि 11th तो अभी पास ही किए हैं, अभी 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की पढ़ाई, तो 12th की पढ़ाई से बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है बाबू। आपको जब तक 11th आपका अच्छा नहीं होगा, जैसे आप ध्यान दो कि क्लास 8 अगर आपको दिक्कत करता था तो क्लास 9 में भी दिक्कत हुआ उस सब्जेक्ट में। क्लास 9 में अगर किसी सब्जेक्ट में एरर रह गया तो 10 में भी आप परेशान, 10th में भी आप परेशान रहे हो। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों रे, अगर क्लास 11th में अगर मान लीजिए आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, क्लास 11th में अगर आप हर टॉपिक पे नहीं अगर आपका इक्वली कमांड होगा तो बच्चा क्लास 12th में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए क्लास 11th को ज़्यादा सीरियस लो। अगर क्लास 11th को अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आपका क्लास 12th अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया। अब आपका प्यारे बच्चों है निगेटिव वेक्टर। अब क्या रहा है कि अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर आपका, मान लीजिए 2 वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा मान लीजिए बी वेक्टर है, तो कह रहा है आपको यहाँ कि ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल तो आपका बी का मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए। ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन क्या करा है कि एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या कि इसका मान लीजिए माइनस बी कैप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका बी वेक्टर ए वेक्टर का निगेटिव कहलाएगा और ए वेक्टर आपका बी वेक्टर का निगेटिव कहलाएगा। अब इसका देखिए तो ग्राफिकल मीनिंग हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर, ध्यान से सुनना है कि अगर ए वेक्टर का अगर ये ग्राफिकल आप मीनिंग किए हो, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग किए हो, और फिर बी वेक्टर अगर आप मान लो कि जो आप इस तरह से होगा ये बी वेक्टर, तो देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, पहला। और दूसरा बी वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्या कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का नेगेटिव है और बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप देखोगे तो इसके अपोजिट में ये है और इसको आप देखोगे तो इसके अपोजिट में आपका ये है। समझ रहे हो मेरी बातों को कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपका इक्वल।
अब अंतर आपका क्या है कि ए वेक्टर के अपोजिट में बी वेक्टर का डायरेक्शन है और बी वेक्टर के अपोजिट में ए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर हम ए वेक्टर का नेगेटिव फाउंड करेंगे तो आपका बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर का नेगेटिव फाउंड करेंगे तो आपका ए वेक्टर होगा। दूसरा प्यारे बच्चों, इस नेगेटिव वेक्टर को ही हम लोग अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब डिफिनीशन के लिए मैं बता दे रहा हूं कि नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर होगा आपका, तो इसको हम लोग अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसमें प्यारे बच्चों एक बात पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट आपको निकाल देते हैं, ठीक है ना? इस पे हम आपको बता देते हैं। ध्यान दो सब लोग, क्या कर रहा है सब, यहाँ ध्यान दो, अटेंशन ध्यान दो। तो अब मान लो कि कोई वेक्टर अपन के पास ना, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों। अब अगर कोई वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर इक्वल टू अगर आपको मिला हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, मान लीजिए आपको कोई एक वेक्टर आपको मिल गया। अब इसका हमको अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। तो भैया पहला तो कंडीशन आपका क्या, कि जो आपका ए का मैग्नीट्यूड है वही आपका बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, बी वेक्टर जो निकालेंगे ना उसमें क्या करेंगे कि माइनस आपका ए वेक्टर कर देंगे। तो माइनस का मतलब उसको हम निगेटिव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए यहाँ पे इसको माइनस लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन जब अपोजिट करोगे तो देखो, तो यहाँ पे ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका ये, अब वैल्यू माइनस x1 i कैप प्लस माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप, या इसमें मान लीजिए, ठीक है, आपका ये वैल्यू को हम लोग रहने देते हैं। तो अब आगे बढ़ना है हम लोगों को, यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए, तो पहले हम लोग ए वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालेंगे, ए वेक्टर का अगर हम लोग यहाँ से मॉडुलस निकालेंगे तो आपका ये रूट अंडर, देखिए तो i के साथ तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बी वेक्टर का अगर मान लीजिए हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो आपका यहाँ पे क्या, माइनस i के साथ क्या है माइनस x1, तो माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस y1 का स्क्वायर प्लस माइनस z1 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस z1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि मैग्नीट्यूड आपका ए वेक्टर का तो बी वेक्टर के साथ आपका इक्वल ही हो गया। अब मामला क्या है, तो ए वेक्टर जो है वो आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होने का मतलब ही है कि माइनस सिंबल यहाँ ये बता रहा है कि वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो बी के अपोजिट है। सो हेयर वी कैन से कि वेक्टर ए इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर और वेक्टर बी इज अपोजिट ऑफ ए वेक्टर और वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर और वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आया समझ में? नहीं समझे? क्या नहीं समझे रे बच्चा? सब लोगों को आया ये बातें समझ में? बोलो जल्दी। बीच बीच में सत्यम क्लास छोड़ता है, निकलता है, एंट्री लेता है, तब ना चीजें समझ में नहीं आता है। रिपीट कर दें, कुछ नहीं करना है, रिपीट में एकदम ध्यान दो, वेरी सिंपल है। मान लो, ध्यान से सुनना है कि किसी गाड़ी का वेलोसिटी, तुम्हारे पास एक गाड़ी है जिसका तुम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट में जा रहे हो और दूसरा तुम्हारा जो फ्रेंड है ना बी, उसका भी 2 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी है, लेकिन वो किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो बताओ, तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है कि तुम इसके अपोजिट में जा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे इसके अपोजिट में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ए का जो वेलोसिटी है ना वो बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लगा देना है निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब ही हो गया उल्टा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को निगेटिव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए निगेटिव। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है यानी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी के अपोजिट में है, या वेलोसिटी बी जो है वो ए के अपोजिट में है। ए जो है वो बी का निगेटिव है, बी जो है वो ए का निगेटिव है। समझे? अब समझ में आया? अब समझ में आया? रिप्लाई करो जल्दी, अब रिप्लाई करो जल्दी। मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक और हम डाटा देते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू, अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि 2i कैप माइनस 3j कैप। मान लो ए वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा ये, इसका निगेटिव वेक्टर फाउंड करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कि निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो मैं इसको मान लेता हूं बी वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस ए वेक्टर कर दिए तो क्या हो जाएगा, -2i माइनस 3j, तो क्या हो जाएगा -2i और +3j। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब ए वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ए वेक्टर का तुम अगर मॉडुलस निकालो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 और 4 और -3 का स्क्वायर तो 9, तो रूट अंडर आपका 13 यूनिट। तो ये इसका बटन है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहीं पे बात करेंगे बी वेक्टर का भी हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, तो -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर आपका 13 यूनिट। अब देखो तो यहाँ पे कि वेक्टर ए का मॉडुलस तो वेक्टर बी के इक्वल है ही, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, डायरेक्शन आपका अपोजिट है। तो डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर बी का ए जो है वो निगेटिव वेक्टर, वेक्टर बी क्या है, ए का निगेटिव है, और वेक्टर बी का ए निगेटिव है। जब सिंपल आपका है कि जब ए के अपोजिट में, ए वेक्टर के अपोजिट में अगर बी वेक्टर लग रहा है तो बी का अपोजिट ए हुआ, ए का अपोजिट बी हुआ, ए का निगेटिव बी हुआ, बी का निगेटिव ए हुआ। आया समझ में, बोलो जल्दी, आया समझ मेरे बचवा, बताओ जल्दी, सब लोगों को आया समझ में, हाँ आया समझ में सब लोगों को, कोई दिक्कत तो जल्दी बता, सब लोगों को अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलो तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग कल के लाइव सेशन में। प्यारे बच्चों, आज मैंने जितनी बातों को बताया है ना, धीरे धीरे अब हमारा टॉपिक ना वेक्टर में बढ़ते चले जाएंगे, और उम्मीदता इस वीक में मैं आपका पूरा कंप्लीट, अभी देखो कुछ बच्चे हमारे नए ज्वाइन किए हैं, बीच में ये सारे लोग सोए हुए थे, तो अभी क्या है कि हम आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीक में हम आपको सैटरडे तक में वेक्टर्स को ऑलमोस्ट हम फिनिश भी कर देंगे। तो सब लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से नोटबुक बना लेना है, क्योंकि जब आप क्लास आओगे तो मैं आपका नोटबुक भी चेक करूँगा। अच्छे से आपका कॉपी फिजिक्स में खास करके स्पेशली वेक्टर का बना होना चाहिए, अच्छे से उसमें सारा चीज़ जैसे मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ एक एक चीज़ उस पर नोट होना चाहिए, और उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। कोई भी बेटा डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब आप लोग ब्रेकफास्ट अगर कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए। हम लोग भी आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों लोग जब मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता अवश्य होगी। तो ठीक है बेटा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।